इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक जो आपका पाठ है यमुना छवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आपके कोर्स में 2 कविताएं लिखी हैं। उनकी 2 कविताएं संग्रहित हैं आपके कोर्स में। पहली है प्रेम माधुरी और दूसरी है यमुना छवि। पहली में आपको पढ़ा चुका हूं, आज हम पढ़ रहे हैं यमुना छवि। अब देखो यमुना छवि जैसे लिखा है, या तो आप यमुना और छवि के बीच में योजक चिन्ह लगा है, या तो आप ऐसे लिखोगे, या फिर योजक चिन्ह अगर आप नहीं लगाना चाहते तो यमुना छवि को एक शब्द में कर दोगे। ये जो शिरो रेखा है ये एक में हो जाएगी। तो यमुना छवि माने यमुना नदी की सुंदरता, यमुना नदी का सौंदर्य, यमुना नदी की सुंदरता, छवि सौंदर्य सुंदरता। तो यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। आइए पढ़ते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। पहली कविता देखिए। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनोह सुहाए। किन्हो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को समिट सबे छाए रहत, कै हरि सेवा हित नय रहें निरख नैन मन सुख लाहत। बहुत प्यारी कविता है। और जो पहली लाइन है ना, ये तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसे आप बहुत दिन से कक्षा 9 से ही अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देते आए हैं। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक वर्ण या अक्षर लगातार एक से अधिक बार आए। कविता में जहाँ एक वर्ण या एक अक्षर लगातार एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब देखो एक अक्षर त त त त त एक से अधिक बार, अगर 2 बार आता तो भी हो जाता कम, लेकिन यहाँ तो लगातार 5 बार आया है। बहुत प्यारा अनुप्रास अलंकार है। तो तरन तनुजा, देखो तरन माने होता है सूर्य, सूर्य भगवान, सूरज देवता, और तनुजा माने होता है पुत्री, सूर्य की पुत्री, और दोनों का अर्थ हुआ यमुना, यमुना नदी। ये यमुना नदी को सूर्य की पुत्री माना जाता है। तो तरन तनुजा। अब प्रश्न में आपका क्या आएगा? जैसे तरन से लेकर और सुख लहत, ये एक कविता हो गई। इस छंद का नाम छप्पय छंद है। छप्पय नाम का छंद है। किसी भी कविता को छंद कहते हैं। वो कविता दोहा हो सकता है, चौपाई हो सकती है, सोरठा हो सकता है, बरवे हो सकता है, कुंडलियां हो सकती हैं, और जाने और क्या क्या, ये छप्पय छंद है। तो एक कविता ऐसे आएगी और कविता पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कविता की पूरी व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। कविता आएगी जिसे पद्यांश या पद्यखंड भी आप बोलते हैं, और इस मान लो ये कविता आ गई तो इस पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन उन 5 प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको कविता का अर्थ पता होगा। तो आइए यमुना छवि की पहली कविता पढ़ते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी के तट पर तमाल के बहुत से पेड़ लगे हुए थे। दूसरी लाइन, झुके कूल सो, कूल माने किनारा, झुके कूल सो जल परसन माने स्पर्श करना, हित मनोह माने मानो, सुहाए माने अच्छे लग रहे हैं। यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से पेड़ लगे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से पेड़ हैं, सुशोभित हैं। वे किनारे पर लगे हैं और नदी के पानी की तरफ हल्के से झुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो जल को स्पर्श करना चाहते हैं। मानो पेड़ पानी की तरफ हल्के से झुके हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो पेड़ पानी को स्पर्श करना चाहते हैं। परसन, परसन माने स्पर्श करना। क्यों स्पर्श करना चाहते हैं? क्योंकि यमुना नदी के जल में भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की नदी यमुना नदी जिसमें वो खेला करते थे, तो वो पवित्र पानी को समझकर पेड़ ऐसा लग रहा है मानो यमुना नदी के जल को छूना चाहते हैं। तीसरी लाइन, किन्हो माने अथवा। इस शब्द का मतलब है अथवा, या मुकुर माने दर्पण, शीशा। मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। शोभा, ये शोभा है। अगर आप खड़ी बोली में लिखें तो ऐसे लिखेंगे शोभा, और ये शोभा है, ये शोभा है। बड़ा तालव्य सा है, ये दंत सा है। तो चूंकि ये ब्रज भाषा है इसलिए इसमें शोभा लिखा गया है। अथवा पानी को शीशा समझ रखा है। अगर पानी शांत हो तो आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। तो कभी को लगता है या फिर पेड़ों ने पानी को शीशा समझ रखा है
और सब उचक उचक कर उसमें अपनी सुंदरता देख रहे हैं। चौथी लाइन, कहे प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, अथवा प्रणवत माने प्रणाम कर रहे हैं, पवित्र जल समझकर, यमुना नदी के जल को पवित्र समझकर सारे पेड़ प्रणाम कर रहे हैं झुककर। कवि की कल्पना देखिए। तो 4 लाइन आपने देख ली। मनु, मानो, मनु का अर्थ है मानो, आतप माने गर्मी, वारण निवारण करने के लिए, तीर माने किनारे का, समिट समय छाए रहता, अथवा किनारे की गर्मी को शांत करने के लिए सारे पेड़ एक साथ इकट्ठे हुए हैं। कहे हरि सेवा हित नय रहें, निरख नयन मन सुख लाहत। चूंकि भगवान श्री कृष्ण की नदी है यमुना नदी, भगवान श्री कृष्ण ने ढेरों खेल किए हैं यमुना नदी में, इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा के लिए सारे पेड़ वहां लगे हैं और पानी को निहार कर, पानी को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, अपनी आंखों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तो एक बार फिर से पूरा सारांश देखिए कि सूर्य की पुत्री यमुना नदी के तट पर तमाल के बहुत से पेड़ सुशोभित थे। वे पानी की तरफ झुके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो पानी को स्पर्श करना चाहते हैं, अथवा पानी को उन्होंने दर्पण या शीशा समझ रखा है और सब उचक उचक कर अपनी अपनी सुंदरता निहार रहे हैं, अथवा पवित्र जल समझकर पानी को प्रणाम कर रहे हैं परम पावन फल की आशा में कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण की नदी है, अगर हम इसे प्रणाम करेंगे तो हमें परम पावन फल की प्राप्ति होगी। मानो किनारे की गर्मी को शांत करने के लिए सभी लोग सिमट कर खड़े हैं कि किनारे की गर्मी शांत रहे, सूर्य की रोशनी कम पड़े, अथवा भगवान श्री कृष्ण की नदी को मानकर भगवान की सेवा करने के लिए वह सब नदी की सुंदरता को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं। इस तरह कवि ने तरह तरह की कल्पना की है। अब मान लीजिए ये कविता आपके आ गई आपके पेपर में, तो इससे 5 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा, इस काव्यखंड का संदर्भ लिखो। तुरंत लिख दीजिए। प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश, मान लो ये 2 लाइनें रेखांकित हो गई, ऐसे रेखा खींची होगी, अंडरलाइंड होगा, उसे रेखांकित कहते हैं। पहली और दूसरी लाइन रेखांकित हो गई, तब आप लिखोगे उत्तर नंबर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या। ये तो हेडिंग हो गई। उसके बाद आप व्याख्या करोगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि यमुना नदी के तट पर तमाल के बहुत से पेड़ सुशोभित थे और वे सब किनारे की तरफ झुके हुए थे। अच्छा, एक प्रश्न सहज मन में उठता है कि नदी के किनारे सारे पेड़ नदी के पानी की तरफ क्यों झुके हुए थे? तो आप उत्तर दोगे कि चूंकि लहरें किनारे के पेड़ों की मिट्टी को काट लेती हैं, तो जब मिट्टी कट जाती है, जड़ें खाली हो जाती हैं, तो स्वाभाविक है पेड़ पहले सीधा खड़ा था, अब धीरे धीरे झुक रहा है। तो एक जो स्वाभाविक झुकाव को कवि ने अपनी कल्पना से क्या क्या रूप दे दिया है, ये आपको देखना है। तो यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से पेड़ सुशोभित थे। वो सब किनारे की तरफ झुके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जल को स्पर्श करना चाहते हैं। आपके दूसरा प्रश्न हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब तीसरा प्रश्न, इनमें से कुछ भी बन सकता है। यह बन सकता है कि यमुना नदी के किनारे कौन से पेड़ सुशोभित थे? तो आप कहोगे तमाल के पेड़ लगे थे। चौथा प्रश्न बन सकता है, प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। पांचवा प्रश्न बन सकता है कि मनु, जहां मनु मनो मानो, जनु जनो जानो, जानहु मानहु जनहु मनहु आदि आ जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु वातप वारन तीर को समिट सबे छाए रहत, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगला और एक आध प्रश्न बन सकता है कि इस कविता में कौन सा छंद है? तो आप तुरंत लिख देंगे इस कविता में छप्पय छंद है। छप्पय, ये छंद मैथिली शरण गुप्त को बहुत प्रिय था, तो ये छप्पय छंद है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कविता का रुख करते हैं हम लोग। ये पहली कविता इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा समय देना उचित समझा। अब दूसरी कविता देखिए। तिन पे जहि छिन चंद ज्योति राका निशियावती, जल में मिलके नभ अवनी लौतान तनावती,
होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा, तनमन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कही सके ता छन यमुना नीर की, मिली अवनि और अंबर रहत छब इक्सी नभतीर की। यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन कवि करता हुआ कह रहा है। अब रात की बात का वर्णन कर, रात्रि का सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है, तिन पे जही छिन चंद ज्योति राका निशियावती। जब राका माने रात्रि, चंद माने चंद्रमा, ज्योति माने ज्योति। जब पानी में चंद्रमा की चांदनी, रात में यमुना नदी के जल में जब चंद्रमा की चांदनी पड़ती है, दूसरी लाइन, जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावती। तो जब रात्रि में खिलते हुए चंद्रमा की चांदनी जब यमुना नदी के जल में पड़ती है, तो नभ से अवनी, अवनी माने धरती, धरती से आसमान तक एक अद्भुत सुषमा, एक अद्भुत सौंदर्य व्याप्त हो जाता है। होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा। सारा दृश्य, सारा पानी मुकुरमय शीशे की तरह जगमग हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। तन मन नयन जोड़ात देख सुंदर सो शोभा। और ऐसी सुंदरता को देखकर तन मन और नयन शीतल हो जाते हैं। सो को कवि जो छवि कही सके ताछन यमुना नीर की। ऐसा कौन सा कवि है जो उस समय यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन कर सके? अर्थात किसी कवि में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन कर सके। मिली अवनी और अंबर रहत छवि इक्सी नभतीर की। धरती और आकाश की सुंदरता बिल्कुल बराबर मिल गई है, एक तरह की हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली कविता देखते हैं। परत चंद्र, देखो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं उन्हें मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मध्य चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो। चंद्रमा की परछाई मध्य माने मध्य में, जल में के बीच में पड़ती है, पानी चमक उठता है। लोल लहर, लोल माने चंचल, लोल लहर लही, देखो बहुत प्यारा अनुप्रास बन रहा है, लोल लहर लही। चंचल लहरें जब आपस में पानी का बहाव बहता है, चंचल लहरें, ऐसा लग रहा है मानो नाच रही हैं, तो मन को बहुत सुंदर लगता है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। कभी को ऐसा लगता है मानो भगवान के दर्शन के लिए चंद्रमा जल के अंदर आ गया है। कई तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, और पानी का दर्पण लिए बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। कई रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कई जल, ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाए हैं पानी में, उनकी छवि, उनका मुकुट दिखाई दे रहा है। कई जल उर हरि छवि मूर्ति बसती, अथवा जल के हृदय में भगवान की मूर्ति बस रही है, ता प्रतिबिंब लखात है, और उन्हीं की परछाई दिखाई पड़ रही। रात में यमुना नदी कैसी लग रही, इसका वर्णन कवि ने किया है। अगली कविता देखिए। कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटत दुर्भाजत। अब देखिए, चंद्रमा तो आसमान में है, लेकिन उसकी परछाई यमुना नदी की पानी में पड़ रही है, तो कवि को कैसा लग रहा है? देखिए, कबहु होत सतचंद, सत माने 100, ऐसा लग रहा है कि कभी 100 चंद्रमा प्रकट हो गए। चंद्रमा की परछाई पानी में दिखाई पड़ रही है, लहरों के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो सैकड़ों चंद्रमा प्रकट हैं। दुर्भाजत, और कभी ऐसा लगता है दूर भाग गया चंद्रमा। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। हवा के जोर से लहरें इधर उधर उठ रही हैं, तो तरह तरह का प्रतिबिंब, तरह तरह की परछाई बन रही है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। शशि माने चंद्रमा, मनु माने मानो, मानो ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं की वजह से तरंगें, पानी में तरंगें उठ रही हैं, तो चंद्रमा की परछाई हिल रही है। तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा प्रेम में भरकर जमुन जल, यमुना के दल में लौट रहा है, यमुना के जल में लौट रहा है, कला ले रहा है। कई तरंग की डोर हिंडोरेन करत कलोले, अथवा तरंगों की डोर पर हिंडोला झूल रहा है। कई बाल गुड़ी नभ में उड़ी, ऐसा लग रहा है मानो कोई बच्चा आकाश में पतंग उड़ा रहा हो। सोहत इत उत धावती, इस तरह सुंदर सुषमा चंद्रमा की पानी में दिख रही है। कई अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। ब्रज रमणी माने ऐसा लग रहा है कोई ब्रज की गोपी पानी में, ब्रज के पानी में स्नान करके अभी अभी निकली है। अगली कविता देखते हैं। मन जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। कै तारागन ठगन लुटत प्रकटत शशि अविकल।
कवि यमुना नदी की सुंदरता और चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन करता हुआ कह रहा है, मनु माने मानो, जुग माने दोनों, पक्ष प्रत्यक्ष होत। ऐसा लग रहा है मानो दोनों पक्ष, दो पक्ष होते हैं एक माह के, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उजाला पक्ष अंधेरा पक्ष। ऐसा लग रहा है मानो दोनों पक्ष सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं यमुना के जल में, कभी चांदनी कभी अंधेरा। कई तारागण ठगन, अथवा तारागणों को ठगने के लिए लुकत प्रकटत सस्य अविकल, अथवा तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी छिप जाता है कभी निकल आता है। कई कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, अथवा कालिंदी के जल में चंद्रमा तरंग पैदा कर रहा है। तितनो ही धरि रूप मिलन हिता सोधावत, और उतना ही रूप बनाकर इधर उधर दौड़ रहा है। कई बहुत रजत चकई चलत, कई फुहार जल उच्चरत। ऐसा लग रहा है मानो चांदी की चकई उसमें चल रही, चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं, और चांदी की चकई चलत, मानो ऐसा लग रहा है उसमें चांदी की चकई चल रही है और उनकी फुहारों से जल उछल रहा है। कई निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। निशिपति रात का पति अर्थात चंद्रमा, अथवा चंद्रमा किसी पहलवान की भांति पानी में कसरत कर रहा है। चंद्रमा की परछाई पानी में दिख रही है और पानी हिल रहा है, तरंगें चल रही हैं, पानी की लहरें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है चंद्रमा कोई पहलवान है जो उठ बैठकर लगातार कसरत कर रहा है, या चांदी की कोई चकई उसमें चल रही है और इसलिए उसका जल उछल रहा है। अगला, कूजत कहूं कलहंस, अंतिम कविता है ये। कूजत कहूं कलहंस, कहूं मज्जत पारावत। कलहंस माने हंस और मज्जत माने स्नान कर रहे हैं, पारावत माने कबूतर। कहीं हंस बोल रहे हैं, कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं। कहूं कारंडव उड़त, कहूं जल को कुट धावत। कहीं कारंडव एक प्रकार का पक्षी होता है, बतख मान लीजिए आप, कहीं बतख नाम का पक्षी उड़ रहा है, कहीं जल मुर्गे दौड़ रहे हैं उसमें खेल कर रहे हैं। चक्रवाक कहूं बसत, कहूं बक ध्यान लगावत। कहीं चकवा पक्षी वहां है, कहीं बक माने बगुला, बगुला ध्यान लगा रहा है। बगुला ध्यान, बगुला को बगुला भगत भी कहते हैं, क्योंकि बगुला छिछले पानी का शिकारी पक्षी है, थोड़े पानी का, और जब उसे मछलियों का शिकार या अन्य जल के जीवों का शिकार नहीं मिलता तो वो एक पैर पर खड़ा हो जाता है बगुला, और घंटों खड़ा रह सकता है। तो अन्य जीवों और मछलियों को लगता है कि ये कोई जीवित प्राणी नहीं है, ये तो कोई ठूंठ है। तो मछली धीरे धीरे बगुले के पास आ जाती है, और जैसे ही आई बगुले ने फट से मछली पकड़ी, और भगत जी उठकर पेड़ पर बैठकर दावत उड़ा रहे हैं। इसलिए बगुला धोखेबाज माना जाता है, इसलिए व्यंग में बगुला भगत कहा जाता है। तो कहूं बक ध्यान लगावत, कहीं बगुला ध्यान लगा रहा है। सुक पिक, सुक माने तोता, पिक माने कोयल। जल कहूं पियत, कहूं भ्रमरावली गावत। कहीं तोता कहीं कोयल पानी पी रहे हैं, कहीं भंवरों की पंक्तियां उड़ रही हैं, चूंकि जल में कमल खिले होंगे, कुमुदनी खिली होगी जिसे कोइयां बोलते हैं। तो कमल और कुमुदनी होंगे। कुमुदनी हालांकि दिन में नहीं खिलती है, कुमुदनी रात में खिलती है और कमल सुबह खिलता है। तो भ्रमर वहाँ पर गा रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, ये सवेरे के समय का वर्णन किया गया है। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं यमुना नदी के किनारे पर मोर नाच रहे हैं। बहुरोर, बड़ा शोर हो रहा है पक्षियों का। विविध पक्षी करत, तरह तरह के पक्षी अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी भाषा में तरह तरह की आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। जन पान नहान करी सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरत। और मनुष्य भी पानी का पान करते हैं, स्नान करते हैं, और बड़ी सुख से यमुना नदी की सुंदरता को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। इस तरह कवि ने यमुना छवि का वर्णन किया है। अब आइए हम कुछ अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं कि आपसे प्रश्न कैसे किए जाएंगे। देखिए अभ्यास के प्रश्न कैसे हैं। प्रेम माधुरी की बात मैं इससे पहले कर चुका हूं, आप वो वाला इंटरमीडिएट की प्लेलिस्ट में जा करके प्रेम माधुरी पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया है। अब देखें यमुना छवि, ये यमुना छवि के प्रश्न हैं यहाँ पर आपके सम्मुख में लेकर आ रहा हूं। देखो, कबहु होत सतचंद, ये वाला 6 लाइन है इसमें। अब देखो प्रश्न पहला क्या है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। पद्यांश का शीर्षक यमुना छवि,
रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपसे संदर्भ पूछा जाएगा तो संदर्भ बता दीजिएगा। कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है? अब इसी में इसका उत्तर छिपा है। कबम हो तो सतचंद कहूं प्रकटत दुर्भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत, मनु शशि भरि अनुराग जमुंजल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिडोरन करत कलोले। प्रश्न है, कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति हो रही? तो उत्तर है कि कवि को यमुना नदी के जल में पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर यह लग रहा है मानो चंद्रमा प्रेम में भरकर यमुना नदी के जल में लौट रहा है। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? इस पद्यांश में कवि ने यमुना नदी की रात्रिकालीन सुंदरता का, और रात में चंद्रमा की छवि पानी में जब पड़ती है तो पानी कितना, यमुना नदी की छवि कितनी अच्छी बन रही है, इसका वर्णन किया है। चौथा, मनु शशि भरि अनुराग जमुंजल लोटत डोले में कौन सा अलंकार है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये कि मनु शशि भरि अनुराग, इसमें कौन सा अलंकार है? अब इसकी हिंदी बताते समय मैंने आपको बताया था कि ये जो मनु शब्द है, मनु, तो ये मनु, मनु मनो मानो, जनु जनो जानो, जानहु मानहु जनहु मनहु, इतने शब्द जहां आ जाएं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित माने जो रेखा खींची हो, अंडरलाइंड हो। अब आप देखिए, पहली लाइन रेखांकित है, कबहु होत सतचंद कहूं प्रकटत दुर्भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यमुना की छवि का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि चंद्रमा की परछाई यमुना के जल में पड़ रही है, लहरों के कारण ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा एक नहीं, शत बने सैकड़ों, 100 सैकड़ों चंद्रमा हो। अब कभी चंद्रमा प्रकट हो जाता है, कभी दुर्भाजत, कभी दूर भाग जाता है पानी लहरों के चलने की वजह से। पवन गवन, हवा की चाल से पानी की चाल बदल रही है, पानी में लहरें उठ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की बहुत सी परछाई, बहुत से बिंब पानी में बन रहे हैं। इस तरह इस कविता के 5 प्रश्नों का मैंने उत्तर आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त भी इसमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अगली कविता है ये, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सोजर पर सनहित मनु सुहाए, जो कि मैंने इसकी शुरुआत में ही इसके 5 प्रश्नों की व्याख्या कर दी है। अब आप एक बार देख लीजिए कि ये प्रश्न क्या है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तुरंत लिख देंगे आप। कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं? तो याद कीजिए कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल पर सनहित मनु सुहाए। ऐसा लग रहा है मानो वो पानी को स्पर्श करने के लिए सुशोभित हो रहे हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, मैंने आपसे पहले चर्चा कर ली। किन्धो मुकुर में लखत उजग सब निज निज शोभा का आशय स्पष्ट कीजिए। किन्धो माने अथवा, पेड़ पानी को शीशा समझकर, दर्पण समझकर अपना मुख देखने के लिए उचक उचक कर अपनी सुंदरता निहार रहे हैं। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित ये है, या तो मुकुर में, ये मैंने पहले जो पहला छंद है उसकी ठीक से व्याख्या मैंने कर दी है। अगर बात समझ में ना आई हो तो एक बार घुमा करके फिर पढ़ लीजिए। यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित हैं? यमुना तट पर वृक्ष पानी की तरफ झुके हुए सुशोभित हैं। अथवा तट पर वृक्ष, जल के तट पर वृक्ष किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, बात एक ही है। अगला प्रश्न देखिए, वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं? वृक्ष जल के दर्पण में अपनी सुंदरता देख रहे हैं। मनु आतप वारन तीर में अलंकार बताइए। मैंने आपको पहले बताया था कि मनु का मतलब जनो जनो जानो, मनु मनो मानो, जानहु मानो, जनहु मनो, जहां आए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आ जाओ अगली कविता पर। यह है, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल से लेकर कसरत करत तक है। अब उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न, संदर्भ लिख दिया आपने। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या रेखांकित है ये देख लीजिए। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल,
कहे तारागण ठगन लुटत प्रकटत शशि अविकल। मन मने मानो, कवि को ऐसा लग रहा है मानो दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों प्रत्यक्ष हो रहे हैं। कभी चंद्रमा की चांदनी दिखती है, कभी नहीं दिखती। अथवा तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी छुप जाता है, कभी निकल आता है। ये इसका अर्थ हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा देखिए, कसरतें करते कौन दिखाई पड़ रहा है? कसरत करते चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है? तरंगे पवन, हवा उत्पन्न कर रही है। यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखने व छिपने की तुलना कवि किससे करता है? यमुना के प्रतिबिंब में दिखने और छिपने की तुलना किससे करता है? ये कर रहा है, एक तो ये कर रहा है कि दोनों पक्ष, कभी कृष्ण पक्ष कभी शुक्ल पक्ष, चंद्रमा प्रकट हो जाता है तो शुक्ल पक्ष उजाला हो जाता है, चंद्रमा छिप जाता है तो कृष्ण पक्ष अंधकार हो जाता है। तो चंद्रमा के छिपने का वर्णन कवि एक माह के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से कर रहा है। अगला देखिए, कवि द्वारा यमुना की छवि का किस समय का वर्णन किया गया है? रात्रि का वर्णन किया गया है। कवि ने चंद्रमा के किन रूपों का वर्णन किया है? कवि ने चंद्रमा के कई रूपों का वर्णन किया है। देखिए, कभी चंद्रमा के एक ठग रूप का वर्णन किया है, मानो तारागणों को ठगने के लिए कभी निकल आता है, कभी नहीं निकलता। और कभी ऐसा लग रहा है मानो चांदी की चकई चल रही है, अथवा चंद्रमा कोई पहलवान है जो लगातार बैठकर कसरत कर रहा है। जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है? जात जमुन जल, ज ज ज तीनों आ गए तो अनुप्रास अलंकार है। इस तरह आपने देखा यमुना छवि। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो कविताएं आपके कोर्स में हैं। पहली है प्रेम माधुरी, दूसरी है यमुना छवि। प्रेम माधुरी मैंने पहले पढ़ा दिया है, आज मैंने यमुना छवि पूरी कर दी, सारे की व्याख्या कर दी और सारे जो जितने भी प्रश्न बन सकते थे, प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। इसे देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कर लीजिएगा और अगला पाठ लेकर मैं जल्दी हाजिर होता हूँ।